Hello everyone, I am Gaurav with Deepak, Harshvardhan, Lalit and Rishabh and you are listening to Talk Ball India, a स्पोर्ट्स पॉडकास्ट जो आपको हर वीक बताता है इंडिया के फेवरेट स्पोर्ट्स में क्या क्या चल रहा है। और हाँ, अगर आप हमारा ये पॉडकास्ट फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लेना, क्योंकि हम हर वीक कुछ ना कुछ नया एपिसोड लेकर जरूर आते हैं। एंड यू कैन लिसन टू आवर पॉडकास्ट फ्रॉम वेयर एवर यू गेट योर पॉडकास्ट। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको टॉक बॉल इंडिया नेम से हर जगह मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट। मैं मेरा अकेले का नहीं बोलूंगा, आधे इंडिया का बोलूंगा। क्रिकेट फेवरेट स्पोर्ट है, बट इंडिया के लास्ट मैच का रिजल्ट इन फेवर नहीं आया और इंडिया इंग्लैंड से बाय एन इनिंग एंड 76 रन हार गया। हर्ष, बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस कहोगे इंडिया की? है ऑब्वियसली इंडिया को तो बैक कर रहे थे कि हाँ अभी से लीड ले लेगी, फिर आगे 2 में अपन प्लेयर रोटेट करा लेंगे और सब कुछ फ्लॉप हो गया। एक इनिंग से हारना तो बहुत ही दीपक, इंडिया की फुल परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं थे या फिर सिर्फ बैट्समैन की कुछ गलतियां आपको दिखाई दी वहाँ पे? मेजरली तो बैट्समैन की गलतियां थी, लेकिन हाँ आप बोल सकते हैं क्योंकि बैटिंग पिच ज़्यादा अच्छी थी। बॉलरों ने पूरी कोशिश करी थी, पहले मतलब फर्स्ट इनिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन जिस हिसाब से बैट्समैन ने बैटिंग करी बहुत ही बेकार करी पहली इनिंग में। ऋषभ, आपको क्या लगता है इस बात पे? मेरे को लगता है पहले 2 दिन तो इंडिया की टीम खेलने ही नहीं आई। मेरे को ऐसा लगता है कोई और ही टीम आई थी, उतरी थी। इंडिया ने टेस्ट मैच थर्ड डे से खेलना शुरू किया, जब सेकंड इनिंग्स में थोड़ा रन बने। पुजारा ने 91 बनाए, बाकी और 1-2 अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। उसके अलावा जो फर्स्ट इनिंग्स में जो भी हुआ उसके कारण इंडिया को लीड गवा देनी पड़ गई और उसके बाद वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और पूरी स्कोर लाइन बदल गई। आपने बोला था इंडिया फोर्थ मैच के फर्स्ट सेशन में ही हार जाएगी और ऐसा ही हुआ। थर्ड डे के दिन ऐसा लग रहा था इंडिया की मतलब मैच बचा लेगी, बट फिर मतलब ताश के पत्तों की तरह अगले दिन पूरी की पूरी। देखिए वो 2002 का जो करिश्मा है वो कभी कभार ही होता है और हर बार वो एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इंडिया 600 रन बनाएगी और फिर वो चीज़ दोबारा होगी, तो बहुत मुश्किल है। और क्योंकि वो मुश्किल है इसलिए हम उसको आज तक याद करते आ रहे हैं। अगर वो कोई बहुत आसान चीज़ होती तो बहुत सब हर कोई कर पाता। तो ठीक है, जो हुआ अब आगे होपफुली इससे सीखेंगे और नेक्स्ट मैच में इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। दीपक, जब इंडिया लास्ट टाइम ऐसे पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह झड़ी थी, उस टाइम पे इंडिया ने 36 का स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया के सामने और अगले ही मैच में वो जीती थी। तो क्या लगता है ऐसा कुछ करिश्मा दोबारा देखने को मिल सकता है? मैं तो यही होप करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी इंडिया ज़्यादा प्रेशर में होती है, जब उनको मतलब उठने का मौका होता है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। और मतलब मेनली तो कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो जब भी अंडर परफॉर्म कर रहे हो, खुद या उनकी टीम एज ए कैप्टन अंडर परफॉर्म कर रही हो और जब सबसे ज़्यादा प्रेशर उन पे हो, तो मेरे ख्याल से तभी इंडिया सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती है। तो मैं यही बिलीव करता हूँ कि शायद अब अगला टेस्ट इंडिया अच्छे से जीते। मतलब बेसिकली इनका कहना है कि मतलब है हम लातों के भूत हैं, क्योंकि हाँ प्यार से समझाओगे हम नहीं मानेंगे। आपने सब सीरीज में देखा होगा इंडिया हर बार 1-0 डाउन जाती थी, उसके बाद अच्छा परफॉर्म करती थी, और यही ऐसी सीरीज में इंडिया 1-0 डाउन नहीं गई। Yes, we love going down. मतलब एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका 2016 T20 वर्ल्ड कप से भी आता है। इंडिया पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गई थी, उसके बाद करो या मरो की पोजीशन में थी, बांग्लादेश के सामने आई, 141 स्कोर किया और वो मैच बचाया, फिर अगला मैच जीते, सेमीफाइनल में हार गए, वो अलग बात है। बट इंडिया जब भी ऐसी पोजीशन में आती है कि कुछ ना कुछ करो या मरो वाली सिचुएशन है, तो इंडिया हमेशा बेहतरीन ही परफॉर्मेंस करती है। हाँ बिल्कुल, प्रेशर के अंदर उनको परफॉर्म करना आता है इंडियंस को। सिर्फ इस जनरेशन की बात नहीं है, पहले की जनरेशन ने भी ऐसा करके दिखाया और आने वाली जनरेशन भी ऐसा करके दिखाएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और अपना 4th टेस्ट शुरू होने वाला है, सो इंडिया इस बार कोई ना कोई तो चेंज पक्का करेगी। तो तुम लोगों की प्रोबेबल 11 मतलब क्या रहने वाली है? वैसे पुजारा ने तो अपनी सीट कंफर्म कर ली है लास्ट इनिंग के अंदर, जो उन्होंने 91 रन का नॉक खेला है। उसके बाद बना, आपसे शुरू करते हैं। चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे। तो बैटिंग लाइनअप तो क्योंकि पिच जो है पूरी सपोर्ट करेगी बैटिंग लाइनअप को, फ्लैट पिच है, तो बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि अभी शायद कोहली इतना ज्यादा चेंज करना चाहेंगे। अजिंक्य रहाणे एक डाउट है टेस्ट के लिए, लेकिन मुझे लगता है शायद वो उसको बैक करेंगे अपने वाइस कैप्टन को और कंटिन्यू करवाएंगे। और बॉलिंग में डेफिनेटली अश्विन को और वो डेफिनेटली फीचर करेंगे और अश्विन ईशांत शर्मा को ही रिप्लेस करने का मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ईशांत शर्मा को अश्विन ही रिप्लेस करेंगे और 3+2 से ही जाएंगे। ये 3 पेस में जो है कंटिन्यू करेंगे और 2
स्पिनर खिलाना चाहिए, क्योंकि ये फ्लैट पिच है तो स्पिनर्स को फायदा मिलेगा इस पे। जैसे कि तो अश्विन को स्टार्ट तो डेफिनेटली मिलेगा ईशांत शर्मा की जगह, और रविंद्र जडेजा आई थिंक अब शायद फिट हो गए हैं, वो पिच पे ट्रेनिंग पे भी आ गए थे, तो वो है, तो जडेजा और अश्विन दोनों एज ए स्पिनर रहेंगे। ये 2 चेंजेस मैं पिक कर रहा हूँ। दीपक एग्री करते हो आप बना की प्रोबेबल 11 से? हाँ, मैं 90% तक एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं लगता कि कोई इसमें बैटिंग में कोई चेंज होगा, पर मैं तो चाहता था चेंज हो लास्ट टेस्ट में, लेकिन इस टेस्ट में शायद अगर ये मैच डू और डाई है तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस को पहले अब शायद मौका मिल सकता है इसमें। मतलब चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को निकालना एक तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि आप ऐसे डू और डाई मैच में सीधा स्काई या हनुमा विहारी को ऐसे डाल सकते हैं। मतलब इंग्लैंड भी डाल रही है अपने प्लेयरों को, इंग्लैंड ने भी अपने नए प्लेयर खिलाया और उन्होंने ही मैच जिताया। रॉबिन्सन और एंडरसन में से कोई एक शायद ना भी खेले। और डेविड मलान ने जैसे पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करी, उनका भी पहला मैच था, और उनके साथ शायद हमीद जो उनके ओपनर थे वो भी काफी अच्छा। तो इंडिया भी ऐसा कर सकती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई चेंज होंगे। लेकिन हाँ, ये मतलब स्पिनिंग पिच तो कह नहीं सकते, इसको डैम्प है इस पिच में, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा था इनका वेदर रिपोर्ट के हिसाब से डार्क क्लाउडी थे, तो मेरे ख्याल से अश्विन तो आएंगे गारंटी, लेकिन मेरे ख्याल से अश्विन आएंगे ईशांत शर्मा के बदले, और मैं लाऊंगा शार्दुल ठाकुर को जडेजा के बदले, तो मैं अभी भी 4+ बन जाऊंगा। और ऋषभ? मेरे ख्याल से बैटिंग में चेंज करके हमें जार्वो 69 को लाना चाहिए, क्योंकि आप उसको लाओ या ना लाओ वो पिच पे अपने आप ही आ जाएंगे। बट तो उनका बैन भी लग चुका है, मतलब मेरे को लगता नहीं है कि वो उनको इस मैच के लिए भी टिकट वगैरह कुछ देंगे। बैन इंडिया में, चलो खैर यूके में लगा है वो अलग बात है, इंडिया में जो चीज पे बैन लगता है वो सबसे पहले करा जाता है। और सीरियसनेस में मुझे लगता है कि जैसे दीपक ने बताया कि अजिंक्य रहाणे को मे बी ड्रॉप कर सकते होते, बट अब क्योंकि ये डू एंड डाई मैच है और बहुत टाइम से इंग्लैंड की सॉइल पे हम काफ़ी टाइम से जीते नहीं है, तो शायद ही कोई इतना बड़ा चेंज वो देखना चाहें। बाकी स्पिनिंग ऑप्शंस में हाँ बिल्कुल मैं चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आर अश्विन को टीम में देखता हूँ। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ होंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करने का टाइम आ चुका है और अपनों को सूर्य कुमार यादव को बैक करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे अजिंक्य रहाणे को भी बैक किया था तो ही वो आज अपना नाम कर पाए हैं। तो स्काई के लिए भी अगर कुछ करें तो फिर वो भी बढ़िया परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है अपने पहले ही वनडे के अंदर, टेस्ट T20 के अंदर भी उन्होंने ऐसा किया, और उम्मीद है कि वो टेस्ट में भी ऐसा कुछ करेंगे। और दूसरा मैं भी 3+2 के साथ जाऊंगा। शार्दुल ठाकुर को तो मैं लेके नहीं आऊंगा, बट अश्विन को उनकी जगह जो मैं जरूर लेके आऊंगा, उससे बैटिंग भी अपनी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, और बॉलिंग तो फिर अश्विन विकेट निकाल के देते हैं। अश्विन बट किसकी जगह पे? अश्विन ईशांत शर्मा की जगह पे। ओके, और ऋषभ? तो मोहम्मद सिराज को मैं नहीं हटाना चाहूंगा इस टाइम पे। मोहम्मद सिराज, बुमराह और शमी तीनों को नहीं हटा सकते। बुमराह लास्ट मैच में, अच्छा ओके हाँ, तो ईशांत शर्मा ही इस टाइम पे मतलब काफी कमजोर कड़ी, कौन में वही कमजोर कड़ी मान देंगे। आप मयंक अग्रवाल या हनुमान विहारी को नहीं देखते? उनसे ज्यादा मेरे को स्काई की टेक्निक और उनकी स्ट्रोक प्लेइंग एबिलिटी पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि मयंक अग्रवाल को चांसेस देके देख लिए थे, वो बाहर की पिचेस पे इतना काम नहीं कर पाए जितना वो इंडियन पिचेस पे किए थे, तो उनकी जगह मैं इतना देखता हूँ। हनुमान विहारी मेरे को शुरू से इतना कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा भी नहीं। लेकिन फिर इस हिसाब से तो इंडिया ने गलत 16 आपके साथ चॉइस नहीं करी थी, क्योंकि स्काई को तो बाद में बुलाया गया, तो उनसे पहले जो प्लेयर है वो डिजर्व नहीं करते हैं उनसे पहले प्लेइंग 11 में आना, कि उन्हीं को तो लाए गए हैं इनको, मतलब वो 5 ही तो थे जो इनको रिप्लेस करने चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बट स्काई को भी मौका दिया गया क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी है। अगर किसी को बाद में बुलाया गया तो मतलब कुछ ना कुछ खास तो वो अंदर रखते ही है, जिस वजह से उनको वापस बुलाया गया ऑब्वियसली। लेकिन तो उनको मौका देना चाहिए, जिनका पहले हो रखा है तो उनमें भी तो कोई खास बात नहीं। ऐसे बहुत से प्लेयर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है बट वो नहीं खेलते, बट कोई ना कोई दूसरा जना आके उनको रिप्लेस करता है। हनुमान विहारी को उनके मौके मिल चुके हैं, वो जितना परफॉर्म कर सकते थे उन्होंने किया है। कई मैचेस में नहीं भी किया, शुरू में किया भी है, एक दो जगह किया, ऑस्ट्रेलिया में किया था उन्होंने, इंजरी के बावजूद उन्होंने बहुत बढ़िया नॉक खेला था। उसके बाद तो वो इंजर्ड थे तो उनको अगले टेस्ट मैच खेलने को नहीं मिली सीरीज, और अब डायरेक्ट इस सीरीज में आए हैं। डायरेक्ट इस सीरीज में है, बट फिर भी स्काई का आप लोगों ने भी देखा है कि वो जिस तरह के बैट्समैन है और जैसी उनकी कैपेबिलिटी है,
वो मैच टर्न कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। और एक एक्चुअली बिल्कुल। उनके अंदर थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी भी है जो शायद हनुमा विहारी थोड़ा लैक करते हैं। लेकिन तो हनुमा फिर विहारी ये हमको तो एक एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन देते हैं ना। वो स्काई भी दे देते हैं, स्काई भी बॉलिंग कर सकते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कभी की नहीं है, बट वो एक अच्छे सिक्स्थ बॉलर बोल सकते हो आप कि वो बन सकते हैं, क्योंकि 5 बॉलर तो अपने पास ऑलरेडी हैं। बाकी ओवल पे ये मैच है, 13 मैच में से इंडिया सिर्फ एक ही मैच जीता है, वो भी 1971 के अंदर, और लास्ट 2 मैच यहाँ पे इनिंग्स से हारा है। इस मैच में क्या लगता है इंडिया क्या करेगी? मेरे को लगता है कि ये मैच लास्ट डे के लास्ट सेशन तक जाएगा ओ, और नेल बाइटिंग होगा मतलब हाँ, आपके हिसाब नेल से। बैटिंग होगा। और इंग्लैंड के पास लास्ट में मैच में 2 ही ऑप्शन हो जाएंगे, या तो इंडिया जीतेगी या ड्रॉ होगा। इंग्लैंड के पास जीतने का मौका नहीं रहेगा, बस गेम बचाने का मौका रहेगा, जिसमें वो गेम नहीं बचा पाएंगे और उनको दुगना लगान भरना पड़ेगा। बना। और दीपक, मुझे आपको भी क्या लगता लगता है है कि रिजल्ट निकलेगा या ड्रॉ होगा? नहीं, रिजल्ट डेफिनेटली निकलेगा इस मैच का, और अनटिल अनलेस नेचर कुछ करता नहीं है ऐसी गड़बड़। और बाकी मेरे को लगता है इंडिया नहीं, इंग्लैंड जो भी है टॉस जीती है तो पहले बैटिंग ही करना चाहेगी, और जो पहले बैटिंग करेगी मैच उसके फेवर में रहेगा। देखते हैं ये तो मेरे भैया। हिसाब से तो अगर इंडिया टॉस जीते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब कोहली टॉस जीते तब इंडिया अगर टेस्ट में जीतने के ज्यादा चांस होते हैं। तो डिपेंड करता है कल क्या होगा, आज मतलब डिपेंड करता है दोपहर में क्या होगा। और थर्ड मैच की सेकंड इनिंग्स में विराट जब 46 पे खेल रहे थे तो बाहर जाती बॉल को उन्होंने खेला, और वैसे शायद मिस हो गई थी बॉल उनके बैट से, बट अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था। विराट ने रहाणे के साथ डिस्कशन किया था, डीआरएस ले लिया, फिर उन्हें नॉट आउट दिया गया, बट 55 पे आए वो, उन्होंने रॉबिन्सन की वही एक और बाहर जाती बॉल पे वापस छेड़ा और इस बार एज लगा। तो विराट कब तक ऐसे आउट होते रहेंगे? इंडिया वांट्स टू नो। रूट को तो देखो, रूट को तो पता चल गया है क्या करना है कोहली के साथ। उन्होंने अभी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया था, जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आप कोहली को किस हिसाब से देख रहे, तो उन्होंने बोल रखा कि हमारा तो प्लान यही है, हम कोहली को 4th और 5th विकेट पे बॉल डालेंगे और वो हमेशा फंस रहे उस बॉल में। तो अब कोहली को पता है कि इंग्लैंड क्या कर रहे, तो अब इनको, वो इस कैलिबर के प्लेयर तो हैं कि उनको समझ जाना चाहिए कि किस हिसाब से उनको अपने आप को बचाना है या किस हिसाब से मैच जिताना है और अच्छे स्कोर करना है। सचिन तेंदुलकर के साथ भी एक बार ऐसा हो रहा था, जब वो बाहर की जाती हुई बॉलों पे आउट हो रहे थे लगातार। उन्होंने अगले मैच में जब वो उतरे, पता नहीं इंग्लैंड के सामने था या ऑस्ट्रेलिया के सामने था, मेरे को याद नहीं है, बट उन्होंने बाहर 4th और 5th स्टंप्स की बॉलों को छेड़ा तक नहीं था। विराट कोहली लगातार ये गलतियां और करते आए हैं। शायद उस मैच में उन्होंने किस मैच से पहले शायद गाइडेंस ली थी, गावस्कर से कि कपिल देव से, मेरे को याद नहीं है। हाँ 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 हाँ, कपिल देव से ली थी उन्होंने गाइडेंस। हाँ हाँ। और अभी कोहली पता नहीं किससे ले सकते हैं, वो देखते हैं। रवि शास्त्री। अगर वो होश में रहे तो दे देंगे। हाँ, तो विराट मतलब ऋषभ, आपके हिसाब से कोहली क्या स्कोर करेंगे? मेरे को लगता है पहले इनिंग्स में अराउंड 50 और सेकंड इनिंग में अराउंड 70 से 100 के बीच में। बना, कोहली की 100 आती हुई दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे? नहीं, मुझे मुश्किल लग रही है कोहली की 100, क्योंकि स्टार्टिंग लाइनअप मेरे हिसाब से शायद अच्छा करने, कोहली की 100 मुझे मुश्किल लग रही है। पर हाँ, फर्स्ट जो इनिंग्स रहेगी उसमें 50 पार स्कोर रहेगा। सेकंड इनिंग्स तो लेट्स होप कि उसमें ज्यादा कोहली का या तो नंबर नहीं आए और फिर से ज्यादा रन स्कोर नहीं करने पाए। दीपक, कब आएगा कोहली का वो सेंचुरी? मेरे हिसाब से कोहली 100 तो नहीं मारेंगे, लेकिन वो 200 मारेंगे, लिख लेना। लिख लें। लिख लो लिख लो भाई, सभी के सभी लिख लो। विराट कोहली मारेंगे 200, जो उन्होंने अब तक इंग्लैंड में करके नहीं दिखाया। लेट्स होप। अभी से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा मैच, तो हमें पता लग जाएगा। पता चल जाएगा। तो आप लोगों का इस मैच में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन रहेगा? मेरे लिए तो अश्विन रहेंगे, ऑब्वियसली अश्विन। मेरे लिए पुजारा, क्योंकि ये शायद उनका आखिरी मौका हो ओवरसीज का जिसमें उनको दिया जाए, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और वो ऐसे ही प्रेशर में देखा है कि अपने आप को प्रूव करते आए हैं अब तक। तो मैं प्लेयर टू वॉच वही होगा जिस पे मैं कड़ी निगरानी रखूंगा। तो कृषा, आपके पास भी कुछ पुजारा का वो चीज है क्या जो फ्रेड के पास सोल्स्कर का है? आई थिंक हमने बात करा था कि ये फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंडली पॉडकास्ट होगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब क्या पता उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगा तो ऐसा कुछ।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो तुरुप का इक्का साबित होंगे, क्योंकि सरे के लिए वो खेले थे एक गेम यहाँ पे और उन्होंने वहाँ पे 6 विकेट्स लिए थे और लास्ट 5 टेस्ट के अंदर यहाँ पे स्पिनर्स 50 विकेट्स ले चुके हैं। तो मेरे लिए भी रविचंद्रन अश्विन प्लेयर होंगे जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। एंड वी होप कि इंडिया ये मैच जीते एंड वी विश इंडियन क्रिकेट टीम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द 4th टेस्ट। अब मूविंग ऑन, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं और ये सेगमेंट कवर करने वाला है अब तक की सबसे वाइल्डेस्ट ट्रांसफर विंडो। बट ट्रांसफर्स की बात करने से पहले एक चीज जो डिस्कस करनी है वो है क्लोज एड ऑन्स जो प्लेयर्स के साथ आते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से कोई वियर्डेस्ट या फनीएस्ट एड ऑन या क्लोज आप लोगों ने कहीं सुना हो, पढ़ा हो? दीपक, आपसे शुरू करेंगे सबसे पहले। मैंने वैसे तो क्लॉज तो बहुत सारे सुने कि वैसे तो क्लॉज में जनरली ऐसे ही रखते हैं कि किसको इतने गोल मारेंगे, ये कब बैलन डॉर जीतेंगे या जब आप चैंपियन लीग जीतोगे। लेकिन सबसे फनीएस्ट मैंने तो देखे 2। एक तो देखे डेनिस बर्गकैम्प का, जिनका था नो फ्लाई क्लॉज। उसमें उनका ऐसा था कि वो फ्लाई नहीं कर सकते आउट, मतलब चैंपियन लीग के मैच नहीं खेल पाते थे, लेकिन अगर ब्रिटिश के जो भी मैच होते थे वो ट्रेन थ्रू जाके ट्रैवल करके अलग अवे मैच खेल लेते थे। तो उनका क्लॉज था कि वो फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, उनको कुछ फोबिया था समथिंग कुछ। और दूसरा जो क्लॉज है वो भी आर्सेनल रिलेटेड ही है, लेकिन वो रोबर्टो फर्मिनो में चढ़ाया था लिवरपूल ने, एंटी आर्सेनल क्लॉज ऐसा कुछ कि जैसे आर्सेनल बिड करी थी एक बार सुआरेस के लिए 40 मिलियन प्लस €1। उसके बाद से लिवरपूल ने बहुत गुस्से में आके उनका रिलीज क्लॉज था कुछ 98 मिलियन 100 मिलियन का, और ऐसा लग दिया था कि if the club is not Arsenal then we will sell you। तो यही 2 मेरे को अब तक थोड़े अजीब से लगे। ऋषभ, आपने क्या सुना है? मेरे पास तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जिनमें सबसे फेमस है लुइस सुआरेस का नो बाइट क्लॉज। जो बंदा 3 बार अलग अलग जगहों पे खा चुका है, उसके साथ बार्सिलोना ने लगाया था कि जिस दिन तूने चौथा बंदा काटा उस दिन हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने ब्रॉटमथ को काटा हुआ तो उन्होंने उसके बाद तो फिर क्या हुआ वो अलग कहानी है। और रोनाल्डिनो का एक फ्लेमिंगो में जब वो वापस गए थे अपने करियर के एंड में, उनका एक क्लॉज था कि उनको वीक में 2 बार डिस्कोथेक और पार्टी करने की अनुमति मिले। तो एक क्लॉज वो था। और एक मैंने भी एक फ्लाइंग से रिलेटेड क्लॉज सुना था। वो ऐसा था कि सनडरलैंड ने एक प्लेयर 99 में साइन किया था और उस टाइम पे स्पेस ट्रैवल एकदम नया आया था, तो उसके अंदर एक क्लॉज था कि आप स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते एज अ ट्रैवलर या जो भी है। तो और एक एनहेल डी मारिया के उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक क्लॉज डाला था, जो कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। यूनाइटेड को काफी नुकसान होता है कि अगर एनहेल डी मारिया बैलन डॉर जीतते हैं तो उनको 5 से 10 मिलियन एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं यूनाइटेड को। ये वाला तो क्लॉज नॉर्मल ऐसा तो होता ही है। हाँ, एड ऑन्स कहते हैं इसको। खैर पर आप कुछ शिप वाला बता रहे थे ना, वो मेरे को समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। एक था कोई नहीं मतलब वो रिचुअल था कि एक पर्टिकुलर क्लब ने एक मैनेजर को साइन किया और वो थोड़ी उस क्लब की जो ट्रेडिशंस थे वो थोड़े फार्मिंग से रिलेटेड थे। तो उनका क्लॉज कुछ ऐसा था कि उनको कुछ उस फार्मिंग से रिलेटेड करना पड़ेगा अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए। फार्मिंग से कह लो या शीप, मतलब ऐसे ही कुछ था जो इनअप्रोप्रिएट हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। भेड़ बकरियां चराने को बोलना, मतलब इस तरह का। मतलब चराना नहीं था, बट ठीक है, मतलब सब वो गोट को चढ़ाएंगे और सारे प्लेयर उनके गोट बन जाएंगे, ऐसा कुछ था। हाँ, ऐसा था। मतलब गोट से ही लेना देना था कुछ। समझ गया। बना, आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं, मुझे अब कोई याद नहीं आ रहा है, इन्होंने काफी कुछ बता दिए। प्रीमियर लीग हम लोगों की फेवरेट है, सबसे फेवरेट लीग है, सबसे कंपिटिटिव लीग मानी जाती है प्रीमियर लीग, और इंडिया में काफी फॉलोअर्स हैं प्रीमियर लीग के। तो अब चारों यहाँ पे मौजूद हैं, बना, आप हो, दीपक है, ऋषभ है, ललित भी हैं। तो सबसे पहले मैं ललित आपसे पूछूंगा, पाटिल, अब तक आपने जितने भी प्रीमियर लीग के सीजन्स देखे हैं या फिर पहले के सीजन्स हो, अपने पैदा होने से पहले के सीजन्स हो, तो सबसे एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, फेवरेट पीएल सीजन कौन सा रहा है आपका? देखिए, जहाँ तक मैंने मतलब सीज़न रिव्यू भी देखे हैं, जब आप ऐसी बात कर रहे हैं, जब मैंने
पीएल वैसे फॉलो करना चालू नहीं किया था रेगुलर बेसिस पे। एक्साइटिंग तो मैं सिटी और लिवरपूल की जो फाइट थी जब सिटी 2 पॉइंट से जीती थी, मेरे लिए तो वही सबसे एक्साइटिंग था। जब 93-20 आपके लिए नहीं था पहले? मेरे लिए नहीं था, ये किसी और के लिए हो सकता है, बट मेरे लिए नहीं था। बट जब था तो ये लिवरपूल, और जब मैं देख रहा था सिटी और लिवरपूल के दोनों के लिए हर मैच क्रूशियल था, जीतना हारना। तो मेरे लिए ये सबसे एक्साइटिंग सीजन था। लेकिन पिछले जब जैसे मैंने सीजन रिव्यू देखे उसमें भी काफ़ी ऐसे सीजन्स है जिसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि मोस्ट एक्साइटिंग पीएल रेस हुई हो, और जैसे एक आर्सेनल का जो बोल सकते हैं अनडिफीटेड सीजन था, इनविंसिबल्स उसे भी बोल सकते हैं। आर्सेनल की तारीफ हुई है यहाँ पे, कई फैंस के आंखों में आंसू जरूर आ गए होंगे। जी तो उन्हीं आर्सेनल फैंस से पूछते हैं, बना आपका कौन सा फेवरेट सीजन रहा होगा अब तक का? देखो, मैंने जब से मतलब पूरे सीजन्स देखना चालू किए तो मैं उसमें से ही बताना चाहूंगा 15-16 का जो सीजन था बहुत एक्साइटिंग। पूरा सीजन मतलब मैंने 12-13 से देखना स्टार्ट कर दिए थे, तो बिल्कुल फुल सीजन मिस कर रहे हैं। तो 15-16 वाला बहुत एक्साइटिंग रहा था। उसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि ओजिल टॉप असिस्ट उसने किए थे प्रीमियर लीग ऑफ द सीजन, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन। तो वो मेरे लिए काफी एक्साइटिंग था क्योंकि ओजिल को मैं इतना, मेरा फेवरेट प्लेयर है ओजिल। तो अब तो क्या, काफी डेस्टिनेशन अलग हो गए, काफी चीजें हुई, लेकिन उस सीजन में उसका जो परफॉर्मेंस रहा मुझे बहुत ही मजा आया। और फर्स्ट पोजीशन के लिए काफी सालों बाद आर्सेनल फाइट कर रही थी, तो पता नहीं कब देखने को मिलेगा। लीस्टर ने वो टॉप कर लिया था, लेकिन आर्सेनल सेकंड पे फिनिश किया था उसके अंदर काफी टाइम बाद आर्सेनल ने, और काफी एक्साइटिंग सीजन रहा था मेरे लिए वो। ऋषभ, आपकी तो काफी टाइम से यादें जुड़ी हैं फुटबॉल से। हाँ देखिए, 2004 से या 2005 से मैंने फॉलो करना शुरू किया है, लेकिन उससे पहले के भी मैंने सीजन रिव्यूज देखे, जैसे 99 का ट्रेबल विनिंग सीजन था आपके साथ बैठ के मैंने भी देखे वो। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे सीजन्स रहे हैं, बट मतलब मैं 2008 की चैंपियंस विनिंग टीम और वो सीजन को भी इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं इस टाइम पे 2012 और 2013 का सीजन अपना फेवरेट मानूंगा। बहुत सारे रीजंस हैं उसके, और सबसे बड़ा है सर एलेक्स फर्गसन की विदाई। और काफी टाइम हो गया था, काफी टाइम तो नहीं कहूंगा, मतलब काफी टाइम तो अब हुआ है। 20th टाइटल बहुत जरूरी था यूनाइटेड को, लिवरपूल से 2 टाइटल्स की लीड के लिए, और सर एलेक्स फर्गसन की फेयरवेल के लिए बहुत जरूरी था। एक हमने दूसरे राइवल क्लब से एक प्लेयर खरीदा जो उस टाइम पे टॉप स्कोरर था, टॉप गोल स्कोरर, बेस्ट गोल उसको मिला। तो वो सीजन मैंने शुरू से आखिरी में देखा, और उन लोगों के बीच में देखा हॉस्टल में, कॉलेज में, जो जहाँ पे दूसरे अलग अलग क्लब्स के सपोर्टर्स थे। तो वो एक बहुत ही इमोशनल कह लो या बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था जिसके बीच में मेरे को सेलिब्रेट करने को मिला। तो इसलिए वो मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया और बहुत ज़्यादा उससे अटैच था, इसलिए वो मेरा फेवरेट सीजन रहेगा। दीपक, आप बच चुके हैं। मैं भी यही बोलने वाला था, मेरा भी सबसे फेवरेट 2012-2013 रहा, क्योंकि उस सीजन को हम सबने लिव करा। हम जिस हिसाब से कॉलेज में देखते रहे, सब रात के 12 बजे जाके वार्डन से छुप के देखते थे, रिमोट ले लेके। मैच वाले भैया से अभी मांगते वाले नहीं, हमारे सिक्योरिटी वाले भैया। जब रिमोट नहीं होता था, पाटिल का S5 काम आता था। तो मेरे पास उसका डिश टीवी का कोड अभी भी सेव्ड डिश टीवी का कोड तो वो रिचार्ज। अगर वीआईटी यूनिवर्सिटी से वीआईटी यूनिवर्सिटी का कोई एडमिन अगर ये पॉडकास्ट फॉलो करता है और सुन रहा है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। आज भी हम उस टाटा स्काई एक्टिवेशन कोड हमारे पास आता है। तो मेरा भी वही सबसे ज्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत फेवरेट सीजन रहा। और उस सीजन में सबसे मेरा फेवरेट मैच वो रहा यूनाइटेड वर्सेस सिटी वाला, जो हम लोग सबने मिलके मैच में देखा था, बहुत सारे लोगों ने देखा था। और आखिरी में पूरा विन पर्सी की फ्री किक में को अभी तक याद है, समय नाचने का टांग निकालना। जिस हिसाब से हम खड़े होके सब नाचे थे जो, तो ये सीजन ही मेरा सबसे फेवरेट रहा। मेरे को एक सीजन याद आता है, मतलब मैं आप लोगों के बाद में ही फुटबॉल फॉलो करना शुरू किया था।
बट अभी काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, 1 साल से लगातार देख रहा हूँ, तो काफी सीजन्स हैं जो मेरी नजर के अंदर बहुत अच्छे थे। पाटिल ने एक बताया लिवरपूल का जो मतलब स्टीवन जेरार्ड ने जो मिस किया था उस वजह से सिटी जीती थी, एक वो बहुत अच्छा सीजन था। और एक सबसे कम्पिटिटिव सीजन था 1988-89 का जब आर्सेनल जीती थी 37 मैचेस के बाद। लिवरपूल और आर्सेनल का स्कोर, लिवरपूल 76 पॉइंट्स पे थी और आर्सेनल के 73 पॉइंट्स थे। देखिए काफी पुरानी बात है, याद नहीं है। हाँ, मैंने आज ही देखा है, मैंने आज ही वो सीजन देखा है। और आखिरी मैच इन दोनों टीम्स के बीच में था, लिवरपूल को 2-0 से हारना था, आर्सेनल को 2-0 से जीतना था ताकि सब बराबर आ जाता है, और उससे आर्सेनल जीती और ऐसा करके दिखाया आर्सेनल ने लिवरपूल को एनफील्ड पे हराया, 2-0 से हराया। और वो आखिरी मैच में आखिरी गोल मतलब 90+4 मिनट में उन्होंने गोल किया था, और उसके बाद वो सीजन जीती थी 88 और 89 का। तो मेरे को सबसे एक्साइटिंग, सबसे थ्रिलिंग सीजन यही लगा। ऐसा सेम एक वो सीजन भी था 2001-2002 में समथिंग, जब आर्सन वेंगर ने कुछ बोला था, वो बहुत आगे थे, और उसके बाद एलेक्स फर्गुसन ने भी कुछ बोला और सारे मैच जीत गए, और आखिरी 2 मैच जब आते आते यूनाइटेड ने लीग जीत ली थी। वही बहुत अच्छा सीजन था। 2001-2002 था या 2002-2003 था? 1-2 तो मेरे हिसाब से आर्सेनल जीती थी, 2-3 हो सकता है क्योंकि आर्सेनल 3-4 में इनविंसिबल्स रही थी ना। तो मेरे ख्याल से 2-3 2-3 होगा फिर वो वाला तो। और अपने आगे बढ़ते हैं, अब अपने उसी की बात करते हैं, ट्रांसफर्स की, जहां से अपनों ने ये टॉपिक शुरू किया था। तो जिस एक ट्रांसफर विंडो में मेसी बार्सिलोना से अलग हो चुके हैं, दूसरे क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 12 साल बाद फिर से यूनाइटेड के साथ जुड़ गए हैं, तो अपने आप में ये ट्रांसफर विंडो सबसे वाइल्डेस्ट होनी ही है, सबको पता है। सबसे पहले इसी ट्रांसफर की बात करते हैं अपने, क्रिस्टियानो का यूनाइटेड से जुड़ना। सिटी के साथ र्यूमर्स बहुत तकड़े थे, तो कहीं भी सोचा था कि ऐसा हो पाएगा? ऋषभ, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े थे इस चीज। जी, मेरे को ऐसा लगता है कि योर्हे मेंडेस की एक ये चाल कह लो या कुछ भी कह लो, 2-3 हफ्ते पहले हमने एक पोस्ट देखा था रोनाल्डो का, बहुत बड़ा पोस्ट, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया कि मेरा म्यूजियम है मैड्रिड में, मैं मैड्रिड नहीं आऊंगा। कहीं भी उसने ये नहीं बोला कि मैं यूवेंटस छोड़ूंगा, मैं यूवेंटस से खुश नहीं हूँ या मैं वो करूंगा। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी। मेरे को ऐसा लगता है, अब ये ऐसा मेरे को लगता है, जो भी एग्रीमेंट हुआ, किसी को नहीं पता क्या भी हुआ, कि रोनाल्डो ने ये मूव, ये फोर्स किया है, यूनाइटेड के ऊपर प्रेशर डाला जानबूझ के कि मेरे को लो, क्योंकि उसको पता था कि यूनाइटेड के फैंस और जितने भी वो हैं, वो कभी रोनाल्डो को सिटी की जर्सी में खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, और बोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा कि उनको ये मूव हाईजैक करना है, हाईजैक है ये कुछ भी कहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड मूव है रोनाल्डो का। जहां तक बात है सिटी में उसको जाने की, तो हाँ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दर्दनायक होता वो हमारा देखना। मतलब बचपन से जिसको देखते आए हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते उसको हम सिटी की जर्सी में, और ये बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती। और मेरे को लगता है कि पेप गार्डियोला की टीम में रोनाल्डो फिट नहीं बैठ पाते, इवन तो उनको एक स्ट्राइकर चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है। और काफी इमोशनल हुए ये 2 दिन। मैंने तो सारे पोस्टर्स निकाल लिए थे जलाने को, बट टाइम से पहले ही मेरे को पता लग गया और कंफर्मेशन आ गई और बच गए। अब जब रोनाल्डो यूनाइटेड के अंदर जोड़ ही चुके हैं, तो दीपक, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है, मैं हर बार पूछे भी जा रहा हूँ कि कब रिवील करेंगे, तो कब रिवील करेंगे रोनाल्डो का नंबर? क्या होगा वो नंबर? वो नंबर ऑब्वियसली नंबर 7 होगा। अब सबको पता चल चुका है नंबर 7 होगा, क्योंकि प्रीमियर लीग के रूल के हिसाब से भी अगर आपने प्लेयर का रजिस्टर कर दिया है नंबर 7, जो कवानी का कर दिया था, तो आप किसी और को नहीं दे सकते अनलेस कोई प्लेयर आपका जाए और जो प्लेयर का नंबर 7 है वो दूसरा नंबर ले ले। तो मेरे ख्याल से अब डैनियल जेम्स गए बट हैं, इसके तो लिए भी शायद प्रीमियर लीग से कुछ परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है? हाँ ऑब्वियसली उनका एक वो होता है, उनको अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि उनका नंबर, उनको रीजनिंग देनी पड़ेगी, और जो उनका रीजन सही है कि उनका नंबर 21 नेशनल लीग के लिए, नेशनल टीम के लिए भी, उनका ब्रांड भी है, तो वो 21 इजीली ले लेंगे और रोनाल्डो नंबर 7 में चले जाएंगे। रिवील उससे पहले ही होगा, जैसे ही ये जैसे ही पोर्टुगल का लास्ट मैच होगा इस
जो अभी चल रही है क्वालिफिकेशन, उसके नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से रिलीज हो जाएगा रोनाल्डो का नंबर, क्योंकि उसी दिन रात को वो लोग पोर्टुगल से इंग्लैंड के लिए निकल लेंगे। और अगला क्वेश्चन जो है मेरा बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहने वाला है, और ये क्वेश्चन मैं उन दो जनों से पूछूंगा जो यूनाइटेड के फैन नहीं है, बट आप दोनों अपने जज्बातों को थोड़ा सा और इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के ही बोलना। क्या आप लोगों को भी लगता है कि रोनाल्डो की यूनाइटेड में जगह नहीं बनती? सबसे पहले ललित आपसे पूछता हूँ मैं ये। जी, रोनाल्डो एक ऐसे प्लेयर है जिनके लिए कोई भी टीम किसी भी लीग में कोई भी बोले तो जगह बना सकती है। वो एक ऐसे प्लेयर है जो आपकी टीम में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, गोल्स ऐड करते हैं, लीडरशिप बोल सकते हैं आप। तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो कुछ किसी टीम को वो मतलब बेनिफिट्स नहीं दे सकते, लेकिन देखिए मैं यूनाइटेड की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी रोनाल्डो की जो एज है वो एक पर्टिकुलर रोल ही निभा सकते हैं किसी क्लब में अगर जाएं तो। एक अगर टीम कोई खेलना चाहती है किसी फॉर्मेट में, तो जिस एज पे रोनाल्डो है वो एज ए वर्ल्ड क्लास फिनिशर है, वर्ल्ड क्लास विंगर नहीं है जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी खेला है। वर्ल्ड क्लास फिनिशर तो उन्हें बोल सकते हैं, अगर वो यूनाइटेड में वर्ल्ड फिनिशर के तौर पे गए हैं तो वो ऑफ कोर्स 30 या 20 गोल्स इजीली दे सकते हैं उनको। बट एक टीम की ज़रूरतें जैसी हैं वैसे मैं सोचता नहीं हूँ कि यूनाइटेड को चाहिए थे। बट अब आपको मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। वो यूनाइटेड के बोर्ड की मर्जी और उनकी मर्जी है, अब वो कह सकते हैं आप। बाकी बना से पूछूंगा बना कितना एग्री करते हो आप? बिल्कुल पाटिल बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम फैक्ट की बातें इसने कही है। एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफर था ये, यूनाइटेड का कोई ट्रांसफर प्लान नहीं था, बिल्कुल एकदम से जब रोनाल्डो ने खुद ने कहा कि आई वांट आउट, तो सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन किसी भी इंसान के आप देख ले, भले ही वो फुटबॉल को इतना फॉलो नहीं करता होगा, उसमें यही टीम आएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। जो फुटबॉल को फॉलो ही नहीं करता होगा तो उसको यूनाइटेड के बारे में पता कैसे होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो फुटबॉल को उतना फॉलो नहीं करता, यही जानता है मैनचेस्टर यूनाइटेड, रोनाल्डो, कोई भी टीम जो ऑब्वियसली उनके वेजेस अफोर्ड कर सकती है, वो ऐसा प्लेयर लूज नहीं करना चाहेगी अगर वो आपकी टीम में आ रहा हो, क्योंकि वो ऐड ही करेंगे चीजें, ट्रांसफर कोई भी खोना नहीं चाहेगा। और खैर यूनाइटेड और रोनाल्डो का तो रिश्ता बहुत पुराना है, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था। दीपक, रोनाल्डो किस तरह से यूज करेंगे ओले गनर? हाँ, मेरे ख्याल से वो एज ए नंबर 9 ही खेलेंगे, एज ए स्ट्राइकर ही खेलेंगे, क्योंकि अभी वो जिस हिसाब से पहले प्लेयर थे कि ड्रिबल पास कर लेते थे प्लेयर को और मतलब ड्रिबल उनकी स्पीड का यूज़ करते थे फ्लैंक्स में, तो अब मेरे को नहीं लगता कि वो ज़्यादातर इसका यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो वो सिर्फ प्रीमियर लीग और चैंपियन लीग के लिए यूज़ किए जाएंगे एज ए स्ट्राइकर। ओके, पर इस रोनाल्डो के ऐड होने की वजह से ग्रीनवुड शायद अब विंग पे खेलेंगे, और फिर जो आपके पास दूसरे स्ट्राइकर विंगर जो भी हैं, जैसे कवानी है और ये मार्शल है, और अपने वेस्ट हैम में कौन गए थे, लिंगार्ड है, तो फिर उनकी प्लेइंग टाइम पे कुछ ना कितना असर पड़ेगा? देखिए, आप मार्शल और लिंगार्ड की बात करें तो मेरे को नहीं लगता था कि वो यूनाइटेड से इस सीजन बहुत ज़्यादा मैच खेलेंगे। मेरे हिसाब से तो उनकी बहुत लिमिटेड टाइम ही होगा, और मैं तो हैरान हूँ कि लिंगार्ड अभी गए नहीं इस छोड़ के। लेकिन अब जैसे आप ग्रीनवुड की बात करते हैं, हाँ उनको ज़रूर ऑब्वियसली उनकी पोजीशन जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ग्रीनवुड स्ट्राइकर खेलते भी नहीं, अगर रोनाल्डो आते भी नहीं तो कवानी को प्रेफरेंस करते, और ग्रीनवुड एज ए सबस या एज ए राइट फ्लैंक मोस्ट ज़्यादातर यूज़ होते हैं। लेकिन ग्रीनवुड को ये फ़ायदा होगा कि अब वो रोनाल्डो के अंदर भी सीख सकते हैं, कवानी के अंदर भी सीख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा ग्रीनवुड के लिए मेरे ख्याल से, ग्रीनवुड और रैशफोर्ड दोनों के लिए, और सेंचो को भी आप ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा फायदा अगर रोनाल्डो की साइनिंग से यूनाइटेड, रोनाल्डो तो सिर्फ 2 साल के लिए साइन करेगी, सबसे बड़ा फायदा इन 3 प्लेयर जो आगे चल के अगर इंग्लैंड, यूनाइटेड ही नहीं इंग्लैंड का फ्यूचर भी होंगे। रैशफोर्ड फिर भी मेरे को थोड़ा डाउट है, बट सैंचो और ग्रीनवुड आगे चल के इंग्लैंड का भी फ्यूचर होंगे, तो उनको सबसे ज्यादा सीखने का मौका रोनाल्डो के अंदर, उसके वर्क एथिक, उसका प्रोफेशनलिज्म, और जैसे कैसे गेम को सीखना है, क्या करना है, इस एज में भी कैसे डेडिकेशन देना है, तो वो बहुत फायदेमंद होगा। 2 साल बाद इवन दो रोनाल्डो चले जाएंगे यूनाइटेड से, उसके बाद भी ये वाली चीज है जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।
बट ग्रीनवुड और मार्शल को किस तरह से यूज करेंगे फिर ओलेगार अपने टीम के अंदर? ऊपर से ग्रीनवुड कवानी भी बचते हैं। देखिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर मैनेजर चाहता है कि उसके पास हो, विच इज ऑप्शंस उसके पास हमेशा होने चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब उसको यूनाइटेड इस टाइम पे 4 ट्रॉफीज के लिए कम्पीट करेगी, तो ऑब्वियसली स्क्वाड रोटेशन बहुत ज़रूरी है। पिछली बार 1-2 साल से हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ग्रीनवुड विंगर टर्न स्ट्राइकर है, बेसिकली वो विंगर थे। ऐसे ही रैशफोर्ड को विंगर बना दिया गया, और तो अभी तक यूनाइटेड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था पोजीशंस पे। अब उनके पास पोजीशंस हैं, बेंच स्ट्रेंथ है, कवानी और रोनाल्डो को आप पूरे 90 मिनट्स शायद नहीं खिलाएंगे प्रीमियर लीग में, या तो आप 70 मिनट में खिला के उनको नेक्स्ट गेम के लिए प्रिजर्व करेंगे, या फिर चैंपियंस लीग में उनको मौका देंगे। सेम गोज फॉर कवानी, आप उनको अगर स्टार्ट कराते हैं तो जरूरी नहीं है 70 मिनट तक खिलाएं। और रैशफोर्ड को तो हमने देखा ही है कि वो शुरू के सीजन में इतना खेल लेते हैं, इंजरी प्रोन है, 70 मिनट तक वो अपने आप ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और मार्शल आई थिंक बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, और इस साल शायद उनका आखिरी सीजन होता, लोन पे भी जा सकते थे, और मे बी 4 महीने में विंडो दोबारा खुलेगी तो दोबारा फ्रांस वापस जा सकते हैं। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी तो मैनेजमेंट अच्छी तरह से संभाल लेंगे इसको। और ट्रांसफर विंडो ग्रीनवुड अच्छे सीडीएम भी खेल सकते हैं, फ्रेड से तो अच्छा ही खेल सकते हैं। सीडीएम तो इस टाइम पे मैं तो कहता हूँ रोनाल्डो अगर सीडीएम खेल सकता है तो यूनाइटेड लीग जीत सकती है। सीडीएम तो हमें बहुत चाहिए। मूविंग ऑन, ट्रांसफर विंडो का जो लास्ट डे था उस दिन बहुत तहलका मचा। एंटोनी ग्रिजमैन फिर से एथलेटिको मैड्रिड में आ गए, जुड़ गए फॉर ए ईयर लोन विद ऑब्लिगेशन टू बाय इन 40 मिलियन यूरोज। तो पाटिल, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस ट्रांसफर? देखिए, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत बार कहा था कि बार्सिलोना जिस केओस में है, वो उस केओस से अब बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे उन्होंने एक तो इस ट्रांसफ़र का आप सिग्निफिकेंस समझे कि जिसने 120 मिलियन के टारगेट को उन्होंने मतलब ग्रीजमैन को लिया था फ्यूचर के हिसाब से, अब वो उनके प्राइम पे है और उन्होंने उन्हें एथलेटिको मैड्रिड वापस भेजा है, वो भी लोन पे और बाय ऑप्शन 40 मिलियन। वो मतलब उनको 80 मिलियन का नुकसान तो हो ही गया है, ऊपर से वो उनका अगला टारगेट था लूक डी जॉन्ग। अब कहने वाली बात है, जो ग्रीजमैन जैसे क्वालिटी प्लेयर को छोड़ के वो ल्यूक डी जॉन्ग के पास जाना चाहते हैं, तो उनकी ट्रांसफ़र स्ट्रेटजी तो छोड़िए, उनकी टीम का स्ट्रक्चर ही अभी उन्हें पता नहीं है। मोस्टली उनकी ट्रांसफ़र स्ट्रेटजी मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। रोनाल्ड कूमन को पता हो कि शायद वो पूरी डच टीम बनाना चाहते हो, केमिस्ट्री बनाना चाहते हो, बट ये फीफा अल्टीमेट टीम नहीं है जिनकी वो अगर बैठ के डच टीम बनाए और ये करे तो सब बैठ जाएंगे। सारे नीदरलैंड कोच का ऐसा ही डच टीम बनाते हैं। बट अब छोड़िए, अब मैं कहना चाहता हूँ कि बार्सिलोना अभी भी उसी केओस में मतलब बवंडर में फंसी हुई है, जो उनसे निकलने का मेरे को तो कोई दिख नहीं रहा, पर शायद वो निकाल ले कुछ सॉल्यूशन। अब रोनाल्ड कीमन के अलावा अपने पास ऋषभ जैन भी यहाँ पे मौजूद है, जो इसके बारे में बता सकते हैं कि बार्सिलोना की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्योंकि ग्रीजमैन पहली बार मेसी की शेडो से बाहर खेलने वाले थे, बट इतने में ही उनको टाटा बाय बाय कर दिया गया। देखिए, मेरे को लगता है कि 2018 या 19 में 18 में आई गेस इनको जब लिया गया, तब लेपोर्टे प्रेसिडेंट था। उस टाइम पे इस सारी प्रॉब्लम की आप कह सकते हो रूट रख दी गई थी, जिसकी वजह से आज मेसी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर्स को दिए गए, जो सैलरीज दी गई उस टाइम पे उमटीटी जैसे प्लेयर को, और मोरिबा, और ये जितने भी प्रॉब्लमैटिक कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुटिन्यो को, और नई साइनिंग्स जो आई, पैनिक को, इन सबको जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, उन्होंने उस 2018-19 में उस प्रॉब्लम की नींव रख दी थी, जिस प्रॉब्लम की वजह से मेसी को क्लब छोड़ना पड़ा। तो ये ट्रांसफर बहुत जरूरी था बारसा के लिए, उसकी वेजेस को डिवाइड करने में, और एक तरह से पूरी की पूरी तरह बाद में आज नहीं तो कल ऑफलोड करने के लिए। अभी आप सोच रहे हो कि बार्सिलोना ने ग्रीजमैन छोड़ा है, इस साल वो कैसे करेंगे, बट आगे उनको अगर वो नहीं रिलीज करेंगे तो उनके लिए और अपनी नई साइनिंग्स को इंक्लूड करना मुश्किल होगा। ग्रीजमैन के साथ साथ जो 2 ट्रांसफर और हमने कल देखे, मोरिबा जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक थी, पिछले 1 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे, उनको भी एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर दिया गया था पहले, जो कि उन्होंने साइन नहीं किया। एमरसन
इवन दो वो बारसा के प्लेयर इस साल ही बने, पिछले साल लोन पे थे, बट उनको भी ऑफलोड किया गया। तो इस साल उन्होंने मोस्टली वो प्लेयर्स ऑफलोड करे हैं जो उनको नहीं चाहिए थे या फिर जो उनके वेजेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते थे। लूक डियोंग एक इवन दो एक आप कह सकते हो सेकेंडरी स्ट्राइकर, या फिर जैसे आज से 2 साल पहले ब्रेथवेट को साइन किया गया था, पैनिक बाइंग कह लीजिए, या फिर एक सेकेंडरी स्ट्राइकर जैसे यूनाइटेड ने इगालो को साइन किया, उस तरह के ल्यूक डियोंग को लिया गया। अभी आपने एमरसन की बात की है, लपोर्टे ने कहा था कि एमरसन का रिलीज क्लोज अराउंड 300 मिलियन यूरोज है। ये बात कहने के 30 दिन बाद ही बार्सिलोना ने उन्हें सेल कर दिया फॉर जस्ट 30 मिलियन यूरोज। इट्स लाइक वंस इन ए लाइफ टाइम सेल, 90% डिस्काउंट में मिल रहा है तो भैया ले लो। तो टोटनहम में ले भी लिया उसे। तो दीपक क्या लगता है इस साइनिंग के बारे में? मेरे ख्याल से 300 नहीं 30 बोलना चाहते हैं एमरसन के लिए 300 मिलियन बोला था। हाँ, लास्ट मंथ ही बोला था वो भी। और मेरे ख्याल से शायद वो 30 मिलियन बोलना चाहते हो, पता नहीं वो क्या था। वो भी लपोर्टे ने बोला था। हाँ, लपोर्टे नहीं बोला था। बहुत ही मतलब पता नहीं किस हिसाब से वो लोग अपना सिस्टम चला रहे हैं, किस हिसाब से वो साइनिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये अब हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट होना चाहिए ट्रांसफर स्ट्रेटेजी और ट्रांसफर। मतलब अभी भी कोई बारसा फैन को बोल दो विंडो बंद कर दे तो एकदम विंडो नाम सुनते ही घबरा जाता है। बट एमरसन मतलब क्या चीज लेके आएंगे टोटनहम के अंदर? कुछ बेनिफिशियल रहेगा साइनिंग टोटनहम के लिए? ये मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि अभी न्यूज भी आई है कि उन्होंने शायद सर्ज रोरिये, तो उनके प्लेयर आवर जो भी इनके प्लेयर थे उनको शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। हाँ, रिलीज कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो अब उनके पास राइट बैक के अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब ये अच्छे ऑफेंसिव ज्यादा अच्छे हैं, जहाँ तक मैंने इनको कभी देखा नहीं खेलते हुए, लेकिन जहाँ तक इनके बारे में सुना था कि ये अच्छे ऑफेंसिव प्लेयर ज्यादा अच्छे हैं। और उनका धोत्री भी है जो शायद डिफेंसिव ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से दोनों खेल सकते हैं इस पोजीशन के लिए। तो सर्ज और ये से तो सब दोनों अच्छे ही रहेंगे। यूनाइटेड ने जो है वो डैनियल जेम्स को सेल कर दिया है। लीड्स यूनाइटेड ने उन्हें परचेज कर लिया। 2 साल पहले भी शायद ये डील होने वाली थी, बट उस टाइम नहीं हो सकी, इस टाइम हो चुकी है। तो ये लीड्स के लिए कितनी सही रहेगी डील, ऋषभ? मेरे ख्याल से लीड्स के जो भी आप अगर मार्को भी ऐसा की टैक्टिक्स देखें जो कि हमेशा एक काउंटर अटैक और एक फास्ट बिल्डअप के लिए होती है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। क्योंकि डैनियल जेम्स के पास सबसे अगर कोई एबिलिटी है आई थिंक तो वो स्प्रिंट ही है। और लीड से अच्छा आई थिंक ये डैनियल जेम्स के लिए एक करियर में ग्रोथ होगा, क्योंकि यूनाइटेड के पास अब उनकी पोजीशंस फिल करने के लिए काफी सारे प्लेयर्स आ गए और यूनाइटेड ने उनको काफी चांस दिए जो कि वो नहीं कर पाए, विच इज ओके। कभी कभार चलता है, कभी कभार नहीं हो पाता, और प्लेयर्स को दूसरे क्लब में जाके शाइन करना पड़ता है। जैसे डिपाई यूनाइटेड के साथ नहीं चले, फिर ओलंपिकस लायंस के साथ चले और अब बारसा जा चुके हैं। तो प्लेयर ग्रोथ के लिए बहुत सही है। एक गाना बहुत ही फेमस है, उसकी 2 लाइनें मैं यहाँ पे बोलूंगा। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया। तो बना आर्सेनल कौन सा निसार यहाँ पे लाने की ट्राई कर रही है, जो उन्होंने टोमी आस्तु को साइन किया, जो एक और यंग प्लेयर है? मतलब बहुत अच्छा स्टार्ट किया है आपने, काबिले तारीफ एकदम। नहीं देखो, हेक्टर बेलेरिन को ऑफलोड करना ही था और राइट बैक का ऑप्शन हमें मतलब अभी चाहिए ही था शुरू से, और उसी का ही एक साइनिंग वेट कर रहे थे। आपको जैसे नहीं बताओ, आर्सेनल अभी सिर्फ एक ही अभी या तो ये देख रही थी कोई एक स्ट्राइकर ऑप्शन मिल जाए, इनके लिए फीस मतलब इतना ज्यादा उसका नहीं हो फीस, तो वैसा तो स्ट्राइकर को इनको मिलना नहीं था। तो राइट बैक ही एक ऑप्शन बचा था जो इनको पूरा करना था। बाकी इन्होंने अपने ऑप्शंस मतलब सारे जो है साइनिंग वो कर दी थी कंप्लीट। तो राइट बैक चेम्बर्स जो कि राइट बैक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको राइट बैक पोजीशन पे खिलाया जा रहा है, ठीक है। और उसकी जैसे हेक्टर बेलेरिन जो पहले स्टार्टिंग लाइनअप में आया करते थे मेन, ठीक है। तो हेक्टर बेलेरिन तो इस बार ऑफलोड होने ही थे, उनको प्लेइंग 11 में नहीं इंक्लूड किया जा रहा था। तो एंड टाइम पे जब एकदम लास्ट स्टेज पे हेक्टर बेलेरिन का आया कि हाँ ये इनकी डील लास्ट स्टेज पे अपना ट्रांसफर कंप्लीट किया। बट हमने एक लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि बहुत ही ज्यादा यंग प्लेयर्स की साइनिंग हो रही है। तो यहाँ पे आपको ऐसा फील नहीं होता कि कहीं ना कहीं एक मैच्योर प्लेयर की नीड है इस टीम को, उनमें से किसी को टारगेट करना चाहिए? मैं इतने आप वन स्पेंड कर रहे हो एक ही ट्रांसफर विंडो में, जो एक आर्सेनल मतलब
कोई सोच नहीं सकता कि आर्सेनल इतना पैसा एक ट्रांसफर विंडो में स्पेंड करेगी, और आप एक भी साइनिंग नहीं है जो टीम को आते ही अपना समझ देने लग जाए। और आर्टेटा का जो वर्क प्लान है, उन्होंने भी ये स्ट्रेटेजी यही लगा रहे हैं कि जो मैंने साइनिंग करी है, अभी जो मैंने 6 प्लेयर साइन करे हैं, ये आपको आने वाले 2 साल में 3 साल में रिजल्ट देंगे, काफी आर्सेनल को अच्छी पोजीशन पे लेके जाएंगे। लेकिन यही इसी चीज पे आर्सेनल फैंस आर्सेनल से नाराज हैं, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि हमें जो ट्रस्ट द प्रोसेस को बहुत साल हो चुके हैं अब। तो ऑब्वियसली इस चीज से तो डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि अब फिर जो मेजर साइनिंग है ओडेगार्ड और बेन वाइट, इन दोनों से इस सीजन परफॉर्मेंस और जिस टाइप से बेन वाइट को खेलते हुए देखा, तो मुझे लगता है अभी उन्हें काफी टाइम लगेगा, 6-7 मैच लग जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में। और ओडेगार्ड ने अभी स्टार्ट किया है, अब देखो उस पर बहुत ज्यादा वेट है उनके। मेटलैंड नाइल्स जो जाना चाह रहे थे, उन्होंने इस बारे में इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली थी, उन्हें तो कहीं भेजा नहीं गया। तो इनको किस तरह से यूज करेंगे आर्टेटा? नहीं, आर्टेटा के ट्रांसफर ये प्लेइंग प्लान्स में बिल्कुल भी नहीं है मेटलैंड नाइल्स। और मेटलैंड नाइल्स ने साफ कह दिया है कि मुझे आप सिर्फ सेंटर मतलब मिडफील्ड में ही आप मुझे आपको खिलाएं प्लेइंग लाइन, अगर आप मुझे ऑप्शन दे रहे हैं तो। क्योंकि आर्टेटा इन्हें या तो विंग इधर राइट विंग बैक के उस पे खिलाते थे मेटलैंड नाइल्स को, कभी आगे का इनको ऑप्शन नहीं दिया। एमरी ने से स्टार्ट किया था, उन्हें एमरी ने कि विंग्स पे खिलाना है, इसको मना कर चुके हैं कि मुझे मिडफील्ड ही खेलना है, और इसलिए ये खुद फोर्स कर रहे थे मूव, लेकिन जो कि हो नहीं पाई। वो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना ज्यादा टाइम मिलेगा, और सिर्फ जो दूसरे गेम्स भी नहीं है, सिर्फ जो लीग कप्स लीग मैचेस हैं उनमें भी प्लेयर काफी है रोटेशन के लिए, तो मुझे नहीं लगता इनको टाइम मिलेगा। हो सकता है जो नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो आ रही है उसमें ये कोई नया क्लब ढूंढ ले। एटलेटिको ने एक प्लेयर लोन पे साइन किया तो दूसरा लोन पे दे दिया। सॉल निगोज अब चेल्सी से जुड़ेंगे इस सीजन। अच्छी साइनिंग है चेल्सी के लिए, पाटिल आपके हिसाब से ही है? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तो उनके पास उस पोजीशन में खेलने वाले बहुत ज़्यादा प्लेयर है। मतलब अगर आप सीज़न भी देखें तो अगर तीनों कंपटीशन में वो कम्पीट करे तो शायद ही साउल न्यूनेस को प्रीमियर लीग में तो कम ही बोल सकता हूँ, कप मैचेस में ज़्यादा चांस मिलेगा उनको। और जैसे एंटोनियो कांटे, कोवाचिच, जॉर्जिनियो, ये सब उसी पोजीशन के लिए कम्पीट करते हैं। बट ये कह सकते हैं कि साउल न्यूनेस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए, जो काफ़ी चीप थी, जैसे उन्होंने लोन पे साइन किया है और ऑप्शन 2 आया है, तो वो टेस्ट कर सकते हैं। और साउल न्यूनेस के पास एथलेटिको में खेलने के कम चांसेस थे, तो मैं तो चेल्सी लिए बार्गेन ही था ये एक तरीके से, और वो मान गए तो शायद टूचेल ने उनको बोला ही होगा कि आप किसी क्रूशल लीग में या किसी क्रूशल कंपटीशन में खेलेंगे आप, एक तरीके से उनके मेन फोकस होंगे वो। बट वो जिस पोजीशन में खेलते हैं उनके लिए उनके पास मतलब मोर देन इनफ प्लेयर्स है। एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है कि इस टाइम पे अब हम देख पा रहे हैं कि डील्स हाईजैक होती हैं, या फिर ऐसा होता है कि अगर कोई और प्लेयर किसी और टीम में फ़ायदेमंद हो सकता है तो दूसरी टीम ट्राई करती है कि वो उसके पास ना आए। इस डील में देखा गया था कि यूनाइटेड को सीडीएम बहुत ज़रूरी था, और सॉल निगेस के पीछे काफ़ी टाइम से यूनाइटेड थी इसी डील में लोन के लिए। तो क्या ये हो सकता है कि चेल्सी, जिनके पास ऐसी सीडीएम पोजीशंस पे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, 2 अच्छे प्लेयर, 2 नहीं मैं तो 3 कहूँगा, कोवाचिच, जॉर्जिनियो और कांटे, तब भी उन्होंने एक सॉल निगेस को साइन किया, क्या वो इसलिए किया कि यूनाइटेड के पास ना जा पाए? वो किनसे पूछ रहे हो ये? ललित पाटिल से। देखिए, एक प्लेयर अपना अगर फ्यूचर कमिट करा, जैसे उनके 3 साल एथलेटिको या 3 या 2 साल पड़े थे एथलेटिको मैड्रिड में, तब भी उन्होंने लोन टू बाय ऑप्शन में अगर चेल्सी को मूव कर रहे हैं तो उन्होंने ऑफकोर्स टूचेल से पूछा होगा कि अगर मैं अपना 1 साल अगर यहाँ कमिट कर रहा हूँ तो उन प्लेइंग टाइम की क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या किस पे फोकस कर रहे हैं वो और उनके टूचेल के बीच में बात है। जैसे यूनाइटेड का अप्रोच है, ऑफकोर्स यूनाइटेड के पास मौका था काफ़ी मिडफील्डर्स के साइन करने का, जो उनके बजट में थे या नहीं थे वो मुझे पता नहीं, बट अगर मैं श्योर हूँ कि वो अगर साउल न्यूनेस के पीछे अगर पहले जाना चाहते और कर लेते, जैसे चेल्सी ने डेडलाइन डे पे अवेलेबिलिटी जब उनको मौका मिला, उनके एजेंट ने कांटेक्ट किया जैसे न्यूज़ में आया हुआ है, तो उनके पास अबंडेंट बोलते अपॉर्चुनिटीज़ थी ये करने के लिए। तो मेरे को तो नहीं लगता कि हाईजैक किया है, बट ये साउल न्यूनेस को एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो चेल्सी में आगे कुछ साबित कर पाए, और उन्होंने भी शायद इसीलिए हाँ भरी होगी क्योंकि उनको यही एक अच्छा मौका दिखा होगा। मूविंग ऑन, एम्बापे का इस सीजन रियल मैड्रिड से टाई अप होना बहुत मुश्किल लग रहा था और वैसा ही हुआ। रियल की 200 मिलियन यूरोस की बिड भी पीएसजी ने डिक्लाइन कर दी। तो ऋषभ, क्या लगता है आपको कि एम्बापे इस साल पीएसजी के लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? मतलब मेरे को लगता है साइन करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे रियाल एकदम खोखली है। अगर वो रियाल जाते हैं तो पेरेस की स्ट्रैटेजी यही होगी कि वो एम्बापे को लूर करके बाकी और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को लेके आए। बट इस टाइम पे पीएसजी का जो स्क्वाड है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता ही है कि वो हर ट्रॉफी के लिए कम्पीट कर सकता है और जीत सकता है इवन। तो मेरे को लगता है कि वो उनको और आगे साइन करना चाहिए, और अगर वो नहीं साइन करते तो उनके करियर के लिए मेरे को नहीं लगता कोई बहुत अच्छी बात होगी रियाल जाना इस टाइम पे। बना, जैसे ऋषभ बोल रहे हैं कि पीएसजी का स्क्वाड जो है बहुत अच्छा है, बट पीएसजी के स्क्वाड के अंदर मेसी हैं जो 34 के हैं, रामोस है वो 36 के हैं, वाइनल्डम है वो 30 प्लस के हैं, अपने नेमार है वो 30 प्लस के हैं। तो कब तक ये कम्पीट कर पाएंगे? आपको भी लगता है कि पीएसजी के साथ जुड़ना चाहिए इनको? नहीं, बिल्कुल। पाटिल ने ये एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था, पीएसजी जो है ये अभी करंट वो देखती है ट्रॉफीज को, कि अभी हम इस साल अपना सीजन कैसे सक्सेस बना सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये साइनिंग करती है। तो ये तो आगे भी अपनी स्ट्रेटेजी इनकी जो रहेगी, ट्रांसफर स्ट्रेटेजी यही रहेगी, और पैसे की इनके पास कमी है नहीं। तो ये जैसे ही अगर मैसी 38 के होंगे तो फिर ये किसी पे पैसा लगा के और ऐसा प्लेयर ले लेंगे। क्योंकि ट्रांसफर स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग तो यही रही है हमेशा की। ये तो अपना करंट वो देखते हैं कि हम इस साल या अगले साल कैसे जीत सकते हैं, उस अकॉर्डिंग प्लेयर साइन करते हैं। बट एम्बापे क्या मतलब इसी माइंडसेट के साथ चलते हुए साइन कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को? हाँ, मुझे लगता है वो साइन करने वाला, लाइक जैसे ऑब्वियसली अगर उनको मूव करना होगा तो वो क्लब को बोल ही सकते हैं, आप क्लब से फेथफुल रहो, तो क्लब आपसे भी फेथफुल रहता है, तो वो साइन कर लेंगे। क्योंकि इसमें पीएसजी को भी फायदा ही है। जैसा आपने बोला कि आप क्लब से फेथफुल रहो तो क्लब आपसे फेथफुल रहेगा, ऐसा नहीं भी हुआ केन के केस में? हाँ, मैंने खुद नहीं देखा है आर्सेनल में, फिर होते हैं, लेकिन अगर अच्छे प्लेयर हैं, टॉप प्लेयर हैं, तो नहीं, अच्छे उस पे टर्म्स में जाते हैं, कई प्लेयर जाते हैं। वहीं रियल मैड्रिड ने कमाविंगा को साइन किया है। रियल ने कोई प्लेयर 3 ट्रांसफर विंडोज के बाद बाय किया है। तो दीपक, गुड साइनिंग है रियल के लिए? मेरे ख्याल से तो अच्छी बट साइनिंग इससे है। पहले एल्बा भी साइन किया था उन्होंने। वो तो फ्री ट्रांसफर था। अच्छा, तो मतलब 3 ट्रांसफर विंडो बाद पैसा खर्च किया। ओके। हाँ, मेरे ख्याल से तो दीपक। एक अच्छी साइनिंग है, क्योंकि वो काफी मतलब उस प्लेयर का काफी नाम हो रहा है। यूनाइटेड से भी वो जुड़े थे, लेकिन यूनाइटेड ने कोई बिड नहीं लगाई थी। लेकिन वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है और काफी अच्छे प्लेयर है। और आपको जैसा हम देख ही रहे हैं कि रियल मैड्रिड के अभी सारे मिडफील्डर की एज काफी मतलब एजेड हो चुके हैं। अब क्रूज भी, मॉड्रिच भी, कासिमेरो भी। तो ये शायद ये फ्यूचर के लिए भी देख रहे हैं और अभी भी इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो काफी अच्छी साइनिंग रहेगी। तो प्लेइंग 11 में मतलब अपनी जगह बनाएंगे, मतलब शुरू स्टार्टिंग 11 के अंदर ही? नहीं, मेरे को नहीं लगता अभी इनकी जगह इतनी रहेगी, लेकिन बेंच थ्रू बहुत आ सकते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बड़े मैचेस में या चैंपियन लीग के कोई इंपॉर्टेंट मैच हो, नॉकआउट मैच हो, तो मेरे को नहीं लगता ये स्टार्ट करेंगे। ये ट्रांसफर विंडो के अंदर आप लोगों की बेस्ट साइनिंग कौन कौन से रही है? ललित, आपसे शुरू करूंगा मैं। मेरे लिए तो पीएसजी के लिए मैसी ही होंगे, क्योंकि जैसे मैं बोलूँ उनके लिए तो वो भगवान ही है एक प्रकार से। क्योंकि अगर जैसे उनके एम्बापे का फ्यूचर भी क्या बोल सकते हैं 50-50 है, और पर उनके लिए एक मेजर साइनिंग इसलिए है क्योंकि वो उनकी क्लब ब्रांड और उनके क्लब की परफॉर्मेंस एटलीस्ट 2-3 साल के लिए तो गारंटीड है। और अगर वो उन्हें किसी फ्यूचर प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना चाहे तो भी इसके लिए उनके लिए प्लस पॉइंट होगा कि वो मैसी के साथ खेलेंगे। तो मेरे लिए तो मैसी ही है। बना, आपकी? नहीं हो, इसकी तो साइनिंग से एकदम ऑब्वियसली हमारे लिए तो बिल्कुल, दूसरे क्लब्स के लिए तो होने वाली है वो, लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग साइनिंग है ये तो। मतलब प्रीमियर लीग में मजा आने वाला है इस सीजन, बहुत सही। यूनाइटेड फैंस, आप लोगों की भी रोनाल्डो वाली साइनिंग सबसे बेस्ट साइनिंग, पर्सनल बेस्ट साइनिंग रही है? अपने हिसाब से कोई भी पहले बोल लो। मेरे हिसाब से तो मैं वरान के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां हमें मैगवायर का पार्टनर एक चाहिए था, काफी टाइम से चाहिए था।
और आई थिंक मेरे हिसाब से वो यूनाइटेड की बेस्ट साइनिंग होगी इस सीजन। मेरे लिए तो बेन वाइट रहेंगे, क्योंकि अब रोनाल्डो उनके सामने खेल पाएंगे तो रोनाल्डो के लिए अच्छा रहेगा। मजाक कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, मैं भी वेट कर रहा हूँ यूनाइटेड आर्सेनल का। मेरे लिए भी रोनाल्डो ही है, क्योंकि हम इतने 12 साल बाद देखेंगे रोनाल्डो को उनकी जर्सी में खेलते हुए और यूनाइटेड में, तो काफी मजा आने वाला है। तो मेरे लिए भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेंगे। अच्छा, और एक ऐसी साइनिंग जिससे सबसे ज्यादा शॉक हुए आप, या फिर वो साइनिंग जिसके चांसेस बहुत ज्यादा थे और वो कंप्लीट नहीं हो पाई, ऐसी कोई साइनिंग आप लोगों के ध्यान में आ रही है? ललित जी, मुझसे आप हैरी केन का नाम बुलवा नहीं चाहते। नहीं ऐसे नहीं। मेरे लिए हैरी केन के लिए मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में बोला था कि वो काफ़ी मुश्किल साइनिंग हो सकती है, बट रिसेंट दिनों में जैसे एम्बापे का ट्रांसफर सागा हुआ है, और जैसे मैंने पढ़ा है बहुत जगह, जैसे पीएसजी ने उनके लिए मतलब रूमर तो क्या मतलब कह सकते हैं आप कि उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 200 मिलियन रिजेक्ट करे उन्होंने आखिरी दिन पे, जो प्लेयर अगले साल फ्री एजेंट होने वाला है। तो मुझे लगा था कि एटलीस्ट एम्बापे मूव कर सकते हैं आराम से इस विंडो में, बट कतार में बहुत पैसे हैं भाई, क्या बोले। उन्होंने मना कर दिया, तो मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। बट अब उनके लिए एफपीपी या कुछ मायने तो रखता है नहीं, उनके खुद के प्रेसिडेंट यूएफए के बोर्ड में, तो क्या ही बोले। देखिए 2022 में वर्ल्ड कप कतर में है, तो वो उस टाइम पे किसी भी ऐसे क्लब के ओनर को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात यही है। वो ऐसे मेरे लिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग ट्रांसफर न्यूज़ थी कि वो 200 मिलियन मना कर सकते हैं किसी एक प्लेयर के लिए जो अगले साल फ्री एजेंट होने वाला है। ऋषभ, आपकी कोई ऐसी साइनिंग आपको ध्यान में आ रही है? शॉकिंग सबसे ज़्यादा मेरे लिए साइनिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा लीविंग मेसी का होगा, क्योंकि बचपन से ही सुनते हैं कि वो उसी क्लब में है, उसी ने उसको उसके ऑपरेशंस करवाए बचपन में, जब उसको ग्रोथ डेफिशिएंसी थी, बचपन से ही उसका ध्यान रखा, और उसने एक बात बोली भी थी कि मैं कभी बार्सिलोना नहीं छोड़ूंगा, अगर कभी अलग हुआ तो उनकी वजह से मैं छोड़ूंगा, दे वुड वांट मी आउट। तो वो जो हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग था इस साल। बागबान मोमेंट ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं, शॉकिंग तो ऑब्वियसली मैसी रही है साइनिंग, जो कि पिछले हर ट्रांसफर विंडो में इनके रूमर्स उठते थे, लास्ट ट्रांसफर विंडो में इतने रूमर्स उठे थे, और मैसी ने खुद ने स्टेटमेंट रिलीज किया था कि मैं बार्सिलोना में ही अपना देखता हूँ, और वो नेक्स्ट अगले ही सीजन मतलब उनको पड़ रहा है, और उनकी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने बोला कि वो नहीं चाहते थे मूव करना। तो एक बहुत बार्सिलोना फैन तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग एग्जिट था। और बाकी मेरे लिए जो साइनिंग नहीं हो पाई, मैं बहुत ही ज्यादा चाहता था आर्सेनल में मैडिसन खेलते हुए देखना, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हो पाई। खूब और अभी सीजन का जो स्टार्ट किया है लीस्टर ने, तो पता नहीं वो शायद आगे अच्छा कर लेगी, अच्छी टीम। मेरे लिए भी मेसी की ही साइनिंग रही जो बार्सा छोड़ के गए, क्योंकि मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था पीआर स्टंट ही है और वापस उनको साइन कर लिया जाएगा पब्लिक प्रेशर थ्रू या किसी भी थ्रू, लेकिन मैसी छोड़ के पीएसजी चले गए, तो मेरे लिए भी सबसे शॉक वही था। और दूसरी सबसे बड़ी बात मेरे को ये भी लगी कि लिवरपूल ने कोई प्लेयर साइन नहीं करा सिर्फ कोनाटे के अलावा, तो उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करे पूरे साल। काफी शॉकिंग था, क्योंकि मेरे ख्याल से उनको भी स्ट्राइकर की जरूरत थी, और शायद उनको भी माने के लिए भी शायद रिप्लेसमेंट नहीं बोल रहा, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐसा प्लेयर चाहिए था जो उनको बीच में चेंज करता रहे। तो मेरे ख्याल से तो मेरे लिए यही मूव शॉकिंग था कि लिवरपूल ने कोई बड़ा प्लेयर साइन नहीं करा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो भी इस सीजन अच्छा करें। चलो एक इसी बात पे एक जस्टिन मोमेंट आया है अभी यही मैं कहने वाला था कि कोई जस्टिन मोमेंट नहीं आया कि क्वीन एलिजाबेथ ने रोनाल्डो से उसकी पहली साइंड जर्सी रिक्वेस्ट करी है, भी आया है। Queen Elizabeth has personally requested to reserve the first Manchester United jersey signed by Cristiano Ronaldo. Even though रॉयल फैमिली हमेशा से देखा गया कि एस्टन विला की लॉयल रही है, बट पता नहीं है क्यों हो रहा है अभी। रोनाल्डो इफेक्ट, तभी तो बहुत एक्साइटिंग सीजन रहने वाला है। पीआर स्टंट। चलो, मूविंग ऑन टू आवर फन सेगमेंट, इट्स टाइम फॉर क्विज। तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, जो भी प्रेशर था बोलने का सब दूर कर दो। पाटिल एकदम चिलैक्स हो जाओ।
और पाटिल से वीडियो पाटिल कॉल पे कर काफी प्रेशर, पाटिल पे काफी मेरे को प्रेशर दिख रहा था अभी बोलते टाइम, तो पाटिल एकदम चिल हो जाना ना, और जी थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से। जी बोलिए। स्टार्ट करेंगे सबसे इजी क्वेश्चन के साथ में। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लास्ट मैच में ही लॉन्गेस्ट अवे मैचेस अनबीटन रन बनाया है फॉर ए इंग्लिश टॉप फ्लाइट क्लब। सो ये रन कितने मैचेस का है? चारों से पूछूंगा मैं ये। 28 मैचेस। 28। बस बोल दिया सबने। ऋषभ? हाँ जी 28। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। ये भी चारों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और ये लास्ट अवे डिफीट किस डेट को और किस टीम के अगेंस्ट आई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की? 2019 में आई थिंक लिवरपूल के अगेंस्ट आई थी, नहीं सिटी के अगेंस्ट आई थी। जी मैं बोलने वाला था अभी, बट बोल जी। नहीं, आप पाटिल आप भी बोलो, कोई नहीं, पूरा बोलो। सिटी के सामने आई थी। डेट भी पूछी है मैंने। डेट क्यों याद रखेंगे यार? डेट आपने बोलो, डेट चलो साल बता दो, कोई बात नहीं। कुंडली पूछ लोगे आप तो। 2000 साल जब 19 ही बोला आपने। 2020 के जन फेब में 1920 सीजन में। बना, आपका क्या आंसर है? नहीं बताइए, आप बताइए। नहीं आप क्या बताइए। बताइए, हम नहीं बता पाएंगे, इसका गेस नहीं कर पाएंगे। कुछ तो तुक्का मारो। नहीं तुक्का तो मारो कुछ ना कुछ। 2020 के स्टार्टिंग के अंदर ही आई होगी ये सिटी से है। मतलब 2020 के शुरुआत में 19 जैन को लिवरपूल से आ रही थी, एनफील्ड में, तो ये उसका सही आंसर है। मतलब मेरा वाला सही था। कहाँ सही था? तूने भी सिटी बोला था। आपने सिटी, मैंने उससे पहले लिवरपूल बोला था। तो फिर उसके बाद सिटी पे आ गया था ना। तो मैंने 2020 बोला था, उसके लिए मेरे को 1 पॉइंट। हाँ 1 पॉइंट। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इंडिया लास्ट मैच जो है वो इनिंग्स से हारी है, और कोहली 2 मैच हारे हैं इनिंग्स के साथ। और इंडिया का कौन सा ऐसा कैप्टन है, किस कैप्टन की लीडरशिप में इंडिया टेस्ट मैच में इनिंग्स से सबसे ज्यादा हारा है, और ये कितने मैचेस हैं? मेरे ख्याल से MS धोनी, 4 मैच, पता नहीं, क्योंकि रीजन ये है कि वो 2 जगह जाके 5-0 आ रहे, तो शायद वहाँ पे नहीं होगा। बिल्कुल 5-0 टेस्ट मैच हारे हैं धोनी के अंडर। हाँ, इंग्लैंड में हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 5-0 मतलब 5 टेस्ट मैचेस हम हार गए। हाँ क्लीन स्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया में तो अपनी कैसी हालत है अभी? पता नहीं, मैंने तुक्का मारा है, आई डोंट नो। हाँ तो मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। चलो बना। नहीं पता कितने मैचेस हैं, कितने मैचेस है पता नहीं। तो कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी रखोगे? हाँ जी। अब पाटिल, आप भी सभी के साथ बैटिंग गंगा में हाथ धोगे? जी ऑफ कोर्स, ये ऐसी ताजा इन्फॉर्मेशन पे मैं भी होना चाहता हूँ कि इसमें MS धोनी का कुछ होगा। चलो, कैप्टन तो आपका बिल्कुल सही है, सबका MS धोनी था, बट वो 8 मैच इनिंग्स मतलब क्या जल्दी थी घर जाने की कि हम सेकंड में खेलेंगे? आई डोंट नो, ये तो धोनी बता पाएंगे। क्या वो पहले दिन ही सोच लेते थे कि ये मैच तो हारना ही है? 5 दिन खेलते भी नहीं थे। 5 दिन कहाँ से खेलेंगे जब इनिंग्स से याद है? 3 दिन में मैच खत्म होता होगा। नहीं तो धोनी ने कैप्टन भी बहुत ज्यादा किए होंगे मैचेस इंडिया को टेस्ट। कोहली से ज्यादा नहीं किए, कोहली के सबसे ज्यादा किए। ओके, फिर तो गलत चीज है। हाँ बिल्कुल गलत चीज है, हमारे बेस्ट कैप्टन थे। बात तब जाएगी, लेकिन कैप्टन है। वर्ल्ड कप जिताया ना? हाँ उन्होंने क्या नहीं जिताया, सब जिताया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पैरालंपिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पैरालंपिक्स में इंडिया बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है, 10 मेडल जीत चुकी है अब तक, 2 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, 3 ब्रोंज है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया की तरफ से पहली वो कौन सी पैरा एथलीट है जो पैरालंपिक्स में गोल्ड जीती हैं? अवनी। हम जयपुर। आप बाकी 3 बचे, उनका भी आंसर चाहिए मेरे को।
हाँ वानी मुझे शूटिंग इसका idea कम है। पिस्टल में कौन सी वो है? एयर राइफलिंग पिस्टल्स हाँ शूटिंग। पाटिल जी मुझे आप क्वेश्चन वापस बोलिए कि पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता ऐसा? 2020 पैरालंपिक्स में कौन सी, वो 2020 की बात नहीं मैं कर रहा, पैरालंपिक्स में कौन सी वो पहली ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने इंडिया को गोल्ड जिताया है? इसी लेडीज, सीजन तो फीमेल बोल रहा एथलीट। 2020 वो तो Lady. इस सीजन में जिताया Lady. है, पहला गोल्ड उन्हीं का था। हाँ पर इंडिया की वो पर पहली इनका ये लेडी पहला गोल्ड लेडी यही है। मैंने गूगल कर लिया यहाँ पे। पाटिल गूगल कर रहा है, से आ गई कुछ टाइप नहीं हो रहा। ये नाम तो किसी का नहीं बताऊंगा। दीपक सही है। अवानी लेख रहा है, वो पहली एथलीट है, पहली फीमेल ऐसी एथलीट है जिन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया है। पाटिल ने क्या सर्च करा वो पूछो। नहीं मैंने पहला एथलीट सर्च करा था जिसने गोल्ड मेडल मुरली खान पेट मेरी सुना मेरे इतने एफर्ट्स के पॉइंट्स दिए जाएंगे। माइनस में नहीं मैंने जवाब भी नहीं देखा है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आता है ना जी। मैनचेस्टर सिटी का आर्सेनल के विनिंग स्ट्रिक चल रहा है, तो ये विनिंग स्ट्रिक कितने मैचेस का है पाटिल? सिर्फ पाटिल से। किसका? मैनचेस्टर सिटी का आर्सेनल के अगेंस्ट जो विनिंग स्ट्रिक चल रहा है, ये कितने मैचेस का है? 8। हाँ बना, एग्री करते हो? और आगे चलते हैं। अभी कुछ आपको अगर डिस्कस करना है, मोहन बगान ने जो एफसी कप में क्वालिफाई कर दिया वो भी हाँ बहुत ही माइन्यूटली बैंगलोर एफसी 1 पॉइंट से रह गई, नहीं तो वो भी क्वालिफाई हो जाती है। और एक बहुत अच्छा प्लेयर अभी साइन किया है लालीगा से इंडिया आया है, वास्केस आई थिंक उसका नेम है, आईएसएल में खेलेंगे वास्केस। हाँ आईएसएल में खेलेंगे, लालीगा से आए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा देखने वाला होगा। तो अगर आप लोग ये हमारा पॉडकास्ट पहली बार सुन रहे हैं, मैं पहले भी रिपीट कर चुका, दोबारा रिपीट करूंगा और तब तक रिपीट करता रहूंगा जब तक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे हमें। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो हमें फॉलो कर लेना। तो ओके टाटा बाय, अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, अगले वीक मिलेंगे, उससे जल्दी मिलेंगे। शबा खैर, बाय बाय।